हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग अब सीख रहे हैं आज एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो वहाँ पे बीच बीच में यूज होते रहते हैं। तो आज हम सीखेंगे उनको कैसे एक मेमोरी तरीके से उनको हम याद रख सकते हैं। उनको आज हम लोग ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा टर्म है लैटिस पॉइंट, यूज हो जाता है कई एक बार। तो आइए सीखते हैं लैटिस पॉइंट क्या होता है। ये ऐसा पॉइंट होता है इफ coordinate of a point, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज रेशनल नंबर, देन पॉइंट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट को एलपी बोलते हैं। अगर किसी कोऑर्डिनेट का, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर रेशनल नंबर में है या रेशनल हो रहा है तो उसको आप लैटिस पॉइंट बोलते हैं। इससे उतना कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा आता है एरिया का। जैसे सपोज करिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो गया तो आप निकाल सकते हैं। ट्रायंगल का एरिया कई तरीका से निकाला जाता है। डिटर्मिनेंट तरीके से निकाला जाता है। उसके बाद डायरेक्ट आप 1/2 बेस हाइट करके निकाल सकते हैं। यहाँ तक ठीक है। एरिया हो गया ट्रायंगल का, जानते हैं। सपोज करते हैं कि आपके पास क्वाड्रेंगल हो गया, 4 वर्टिसेस होते हैं। पेंटागन हो जाएगा, हेक्सागन, नोनागन, एनी गन जिसमें n वर्टिसेस होते हैं, उसका एरिया निकालने का आज हम सीधा सीधा बात करेंगे। उस मैकेनिज्म का नाम है स्टेयर मैकेनिज्म या स्टेयर मेथड बोल दीजिए सीधा सीधा। ये स्टेयर मेथड क्या होता है वो सीखिएगा। स्टेयर मेथड एरिया निकालने का सबसे आसान और सबसे ही शॉर्ट तरीका है। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास n वर्टिसेस का एक ऑब्जेक्ट है, कोई ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसमें n वर्टेक्स हैं और n वर्टेक्स के लिए सारे कोऑर्डिनेट आपको गिवन हैं। सपोज करते हैं कि a का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, b का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, c का कोऑर्डिनेट x3, y3 है एंड सो ऑन। इसमें n कोऑर्डिनेट है तो लास्ट में हमने n ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट xn, yn होगा। n वर्टेक्स का ऑब्जेक्ट था, इसमें n वर्टिसेस हैं, उसके कोऑर्डिनेट आपको पहले से गिवन हैं। अब इसका एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? स्टेयर मेथड कहता है एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाफ। उसके बाद आप 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये समझिएगा ये डिटर्मिनेंट नहीं है, 2 वर्टिकल लाइन लेते हैं। कॉलम 1 में x1 को रिपीट करेंगे, यानी x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन। लास्ट में आपके पास xn आ जाएगा। आपके पास इसमें लिखेंगे y1, y2, y3 और y4। उसके बाद y वाले पूरे टर्म को यहाँ लिखना है, लास्ट में yn आ जाएगा। इतना काम करने के बाद जो आपका ऊपर वाला 2 ऑब्जेक्ट है उसको रिपीट करेंगे नीचे ला करके, तो नीचे आ जाएगा x1, y1। यहाँ तक करने के बाद सीखिए अब क्या करना है। अभी हमने कहा एरिया स्टेयर मेथड से n वर्टेक्स ऑब्जेक्ट का निकालने के लिए 1/2 2 वर्टिकल लाइन बना लीजिए। एक में x वाले को लिख दीजिए, एक साइड में y वाले को लिख दीजिएगा। उसके बाद जब पूरा हो जाएगा तो ऊपर वाले 2 ऑब्जेक्ट को रिपीट करेंगे नीचे की तरफ लाके। जैसे यहाँ x1 था तो रिपीट किया इधर, ये y1 था तो इसको रिपीट किया। इसके बाद इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। वो कैसे देखिएगा, एक एलिमेंट छोड़ के इसका इसके साथ, इसका इसके साथ एंड इसका इसके साथ, उसी तरीके से आप कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। यानी इस तरीके से करना है कि आपके y वाले कॉलम में एक एलिमेंट हमेशा बच जाना चाहिए ऊपर। आइए सीखते हैं। ये 1/2 पहले से हम ले लिया था। अब इसको लिखने का तरीका सीखिएगा। x1 y2 प्लस x2 इंटू y3 प्लस x3 इंटू y4 एंड सो ऑन। डॉटेड लाइन से हम दे देंगे। इस तरीके से बहुत सारे टर्म इसमें हैं जिसको आप मल्टीप्लाई करके और इस ब्रैकेट में लिखेंगे। इतना लिखने के बाद माइनस कीजिए, अनदर ब्रैकेट लीजिएगा। अब इसका डाउनवर्ड मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड हो गया, अब डाउनवर्ड टू अपवर्ड। x2 को मल्टीप्लाई करना होगा y1 से, x3 को मल्टीप्लाई करना होगा y2 से, x4 को मल्टीप्लाई करना होगा y3 से। अब हम ये सोचेंगे कि x1 में एक एलिमेंट बच जाना चाहिए,
तो अभी आपका क्या आया, x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x4 y3 एंड डॉटेड लाइन इसमें भी दे दीजिए एंड सो ऑन। और इसको फाइनली जब आप सॉल्व कर देंगे तो उस n वर्टेक्स ऑब्जेक्ट का ये एरिया आपको दे रहा होगा। तो एरिया निकालने के लिए स्टेयर मेथड यूज होता है। सबसे आसान तरीका है, किसी भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का एरिया आप इससे निकाल सकते हैं अगर आपके लिए एक ही कंडीशन है, उसके सारे वर्टेक्स डिफाइन किए गए हैं। तो सपोज करते हैं हम सपोज कीजिएगा कि एक क्वाड्रिलेटरल था, एक सपोज करिए क्वाड्रिलेटरल कैसा भी रहा होगा, हम ऐसा बना लेते हैं, एक दो तीन, सपोज कर लीजिए कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल था एक। मान लेते हैं कि ABCD हम इसका नाम दे दिया ABCD। अब इसका एरिया निकालते हैं। सपोज करिए ये 1,1 है, ये 2,3 है, ये 4,5 है, ये 6, सपोज करिए -1 है। इसका हमें एरिया निकालना है। तो अगर आप एनालिटिकल मेथड से लगाएंगे तो इसको ड्रॉ करना पड़ता है सबसे पहले 2 डायमेंशनल प्लेन पे। ड्रॉ करने के बाद आप क्या करते हैं, देखते हैं कहाँ ट्रेंगल बनेगा, कहाँ कौन सा पैरेललोग्राम बनेगा, कहाँ रोम्बस बनेगा। उतना झंझट नहीं है। ये मेथड हमको कहता है कि सीधा सीधा एरिया निकालो 1/2। x1 वाले को लिखो तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 4 6। अब y1 वाले को तो 1 3 5 -1, काम खत्म। लिखने के बाद ऊपर वाले को रिपीट कीजिएगा तो ये 1 इज इक्वल टू ये 1/2 पहले से था, ब्रैकेट, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो। तो 1 × 3 3 होता है, 2 × 5 10 होता है, 4 × -1 -4 होता है, 6 × 1 6 होता है। ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अनदर ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई अब इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो बताइए 2 × 1 2 होता है, 4 × 3 प्लस का ये 12 होता है, 6 × 5 यानी 30 हो जाएगा, 1 गुना -1 ये -1 हो जाएगा। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो ये 1/2, 3 और 10 13, 13 और 6 19, 19 से 4 गया 15। फिर से कर लो, 13 13 से 6 ऐड करोगे 19, 19 में 4 घटाओगे 15, ये -2 + 12 14 14 हो गया। 14 में 30 ऐड कर दीजिएगा, 14 में 30 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 44, 44 से 1 जा रहा है, कितना आएगा 43। फिर से करके देख लेते हैं, 12 2 14, 14 और 30 44, 44 से 1 गया 43, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 पहले से था, 15 से इसको घटाना पड़ेगा आपको, यानी माइनस में आंसर आएगा। और एरिया है तो कभी माइनस आएगा नहीं, उसको पॉजिटिव ही लिखेंगे। 13 से 5 घटा दीजिए, 8 हो जाएगा और ये 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी कि 28/2 का मतलब 14 स्क्वायर यूनिट। बहुत ही जल्दी और हमने इसका आंसर निकाल दिया। स्टेयर मेथड के हेल्प से हम एरिया किसी भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है ना। तो आइए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद आप देखिएगा कुछ टर्म इसमें ऐसे ही यूज होते हैं जो आप 10वीं क्लास में पढ़ रखे हैं, लेकिन शायद आपको याद नहीं होगा, हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। सरकमसेंटर, अगर 10वीं क्लास में आप पढ़े भी थे तो जितना आप पढ़े थे उससे अब काम नहीं चल सकता है। सरकमसेंटर क्या होता है, व्हाट इज सरकमसेंटर? तो सपोज करिए 10वीं क्लास में आपको इस तरीके से सिखाया था, एक ट्रेंगल ले लिया ABC। एक चीज का यहाँ खास ध्यान हम लोग रखेंगे, किसी भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का जब आप वर्टेक्स का नोमेनक्लेचर कर रहे होते हैं तो इसका ऑर्डर का ध्यान रखना होता है। ऑर्डर को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे।
अगर यहाँ ए को फिक्स कर दिया तो ए के बाद बी आता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ आएगा, बी के बाद सी आता है वो यहाँ आएगा। अगर आप ए से उठाकर बी इधर लिखेंगे तो वो गलत तरीका होता है। ऑब्जेक्ट का वर्टेक्स नोमेनक्लेचर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये साइड ए सी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ये साइड बी सी है, तो बी सी का जो लेंथ होता है उसको स्मॉल ए बोलते हैं। ये ए सी है, इसका जो लेंथ है इसको हम लोग स्मॉल बी बोलते हैं। और उसी तरीके से ये ए बी है, तो ए बी का जो लेंथ होता है उसको हम लोग स्मॉल सी बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब आपको मैं समझाने वाला हूँ सर्कम सेंटर क्या होता है। सर्कम सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर कहता है कि पॉइंट ऑफ कनकरेंसी ऑफ बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, यानी इस साइड को आप जब बाइसेक्ट करते हैं वो सारी लाइन जहाँ पे एक साथ मीट करती है, मिलती है, उसको हम लोग सर्कम सेंटर बोलते हैं। जैसे आप करते हैं ना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की हेल्प से, इस साइड को डिवाइड करते हैं, यहाँ रख के कट करेंगे, फिर इधर यहाँ रख के इधर काटेंगे, इधर इसके साथ जो लाइन बनेगा ये ऐसा निकल जाएगा, इसके लिए ऐसा, इसके लिए ऐसा, बीच में एक पॉइंट आ जाएगा, दैट इज सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या है? पॉइंट ऑफ कनकरेंसी ऑफ साइड बाइसेक्टर। ये तीनों साइड के जो बाइसेक्टर होते हैं उनके कंकरेंट पॉइंट को, जहाँ तीनों एक जगह पे मिलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर। और जो ये सेंटर आता है उसको सी से, कहीं कहीं ओ से भी इसको डिनोट किया जाता है। और इसके हेल्प से आप एक सर्कल जो ड्रॉ करते हैं वो आता है सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल के लिए कंडीशन ये है, इट इज अ सर्कल, ये एक ऐसा सर्कल है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को एक्सटर्नली टच करके पास करके निकल जाता है, तो ये आपका सर्कम सर्कल है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बेसिकली क्या मतलब है, ये जो O है या फिर C है, C कहो या O कहो, सभी एक ही बात है। सर्कम सेंटर का वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे, हमें मेन कॉन्सेप्ट ये है, इस पे हमें क्वेश्चन सेट करना होता है। जो सर्कम सेंटर होता है उसको हम लोग वर्टेक्स कैसे लिखेंगे, तो सर्कम सेंटर का वर्टेक्स होता है x1 इंटू साइन 2a प्लस x2 इंटू साइन 2b प्लस, यहाँ लिखना छोटा पड़ जाएगा, नीचे लिख लेते हैं। सर्कम सेंटर का जो वर्टेक्स है वो इस तरीके से होता है, x1 साइन ट्वाइस a प्लस x2 साइन ट्वाइस b प्लस x3 साइन ट्वाइस c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ये इसका x कोऑर्डिनेट इस तरीके से निकाला जाता है, y कोऑर्डिनेट भी ऐसा ही है, y1 इंटू साइन ट्वाइस a प्लस y2 इंटू साइन ट्वाइस b प्लस y3 इंटू साइन ट्वाइस c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन ट्वाइस c। अब आपको ये एंगल बाइसेक्टर कैसे करना है नहीं करना है वो झंझट से कोई मतलब नहीं है, वो 10वीं क्लास की बात है, 10वीं क्लास तक ही सीमित था, उसका यूज अब आगे नहीं है। अब जो क्वेश्चन हम सेट करने वाले हैं, जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे वो इसके कॉन्सेप्ट से बनेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि सर यहाँ पे ए बी सी जो वर्टेक्स था, सपोज करिएगा कि ए का कोऑर्डिनेट यहाँ दिया होगा x1, y1, ये b था तो b का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2, y2, c का कोऑर्डिनेट ले लिया x3, y3। तो इस चीज़ पे आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज ए बी सी, व्हाट इज x1, y1 एंड सो ऑन। x1, y1 जो कुछ भी है वो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है। आगे बढ़ रहे हैं आप लोग कहोगे कि सर यहाँ x1, y1, x2, y2 एंड सो ऑन इस तरीके की बातें दी गई थी, यहाँ से यह एंगल कैसे निकालेंगे? एंगल निकालना कैसे है, उसके लिए प्रोजेक्शन फॉर्मूला यहाँ लगाना पड़ता है। प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपको थोड़ा सा मैं लिख कर बता देता हूँ। ये ऐसा था, अगर आपको इसके साइड लेंथ मालूम है, अगर साइड लेंथ मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, देखिएगा, अगर ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स गिवन है तो आप ये साइड लेंथ AC निकाल सकते हैं, AC को B कहा करते हैं। अगर ये वर्टेक्स मालूम है तो ये BC फाइंड आउट कर सकते हैं, BC के लेंथ को A कहा करते हैं। B और A का वर्टेक्स मालूम है एंड सो ऑन, आप C को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास साइड लेंथ ABC मालूम है तो cos A को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है
बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2bc। हमने थोड़ा सा गलत बोल दिया, इसे कोसाइन रूल कहते हैं, इट इज नॉट प्रोजेक्शन फॉर्मूला। उसी तरीके से आप कॉस बी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2ac से कॉस बी निकल जाता है, और कॉस सी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन 2ab। इसको भी याद करने का कोई झंझट नहीं है, यहाँ सी है तो माइनस सी स्क्वेयर आएगा, दोनों का प्रोडक्ट नीचे आता है, हर जगह पे ये नियम चलता है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, अगर आपके पास कॉस ए आ जाता है तो उसी तरीके से साइन ए निकाल सकते हैं। कॉस ए जब निकल जाता है तो साइन ए का मतलब वो √1 माइनस कॉस स्क्वेयर है, साइन स्क्वेयर साइन आ जाएगा। साइन कॉस दोनों मालूम है तो साइन 2a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 sin a cos a, वहां से हमारा साइन 2a आ जाएगा। सिमिलर फैशन में सारे के सारे को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट। सर्कम सेंटर पे जो ये कोऑर्डिनेट आपको दिया, x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c अपॉन इतना, इसको याद रखना पड़ेगा। इससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले जो JEE मेंस और एडवांस के प्रश्न है वो इस पे सेट होते हैं। आप जो एंगल साइड को बाइसेक्ट करते हैं, अब उससे यहाँ कोई मतलब नहीं है, जो भी क्वेश्चन सेट होगा इस पे होगा। इस एंगल को फाइंड आउट करने का तरीका ये है, AC के लेंथ को B कहते हैं, BC के लेंथ को A कहते हैं, और AC के लेंथ AB के लेंथ को C बोलते हैं। आइए आपको आगे लेकर चल रहे हैं। सर्कम सेंटर के बाद इन सेंटर पढ़िए, इन सेंटर। तो इन सेंटर भी आपको क्लास 10वीं में सिखाया गया था कि इन सेंटर क्या होता है। तो इन सेंटर क्या होता है कि किसी ट्रेंगल में अगर उसके इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट किया जाए, तीनों इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट किया जाए, और वो बाइसेक्टिंग लाइन जहां पे सभी मिल जाते होंगे उसको हम लोग इन सेंटर कहते हैं। मतलब है कि पॉइंट ऑफ कनकरेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। यह वर्टेक्स A है तो कोऑर्डिनेट x1 y1, यह B है तो इसको x2 y2 कहते हैं, ये C है तो ये x3 y3 हो गया। सपोज कर लीजिएगा कि इंटरनल एंगल को आप बाइसेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, उसी तरीके से ऐसा है। और जब एंगल C को बाइसेक्ट किया तो सपोज करो कि ऐसा आ गया। तो ये तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहां पे एक दूसरे को मीट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग इन सेंटर कहते हैं। पॉइंट ऑफ कनकरेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। और ये जो बाइसेक्ट करता है यहाँ से यहाँ तक, इसको इन रेडियस कहते हैं, इन रेडियस को स्मॉल r कहते हैं। और आप यहाँ से जब सर्कल ड्रॉ करते हैं, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, हालांकि मैं रफ स्केच कर रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ये सर्कल इन सर्कल कहलाता है। इन सर्कल ऐसा सर्कल है जो ट्रेंगल के तीनों साइड को इंटरनली टच करता है। अभी तक जो मैंने बातें लाइनें में बोली आपको, ये क्लास 10वीं की बात है। अब हमारा मेन फोकस फिर यहाँ पे वो होता है कि इन सेंटर को कैपिटल I से डिनोट करते हैं। और इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कहाँ से लाएंगे? क्वेश्चन हमसे सीधा सीधा कोऑर्डिनेट पे आता है। तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है वो सीखिए, फिर आगे बताएंगे आपको। इन सेंटर का कोऑर्डिनेट है ax1 प्लस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, एंड y कोऑर्डिनेट हो जाता है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये आपके पास इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आता है। यहाँ पे स्मॉल abc क्या है? स्मॉल abc देख लीजिएगा, ये साइड AC जो है इसके लेंथ को हम लोग B कहा करते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री AC के लेंथ को B कहा करते हैं, BC के लेंथ को A कहा करते हैं, और AB के लेंथ को C कहा करते हैं। तो ABC में कोई कंफ्यूजन नहीं है। x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3 क्या है? कोऑर्डिनेट है आपके पास वर्टेक्स का। तो ये अपने पास इन सेंटर है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बोलेंगे। आगे चलते हैं ऑर्थो सेंटर में। ऑर्थो सेंटर, ये भी क्लास 10वीं में आपको मिला होगा। ऑर्थो सेंटर को H से डिनोट किया जाता है, कैपिटल H से। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? तो ऑर्थो सेंटर का भी कुछ ऐसा ही कहानी है
कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऐसे लिख देता हूं मैं इसके बारे में, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रेंगल। किसी ट्रेंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स को अगर ड्रॉ किया जाए और वो तीनों एल्टीट्यूड्स जहां पे एक दूसरे को मिलेंगे उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ऑर्थोसेंटर, एच से डिनोट करते हैं। अब देख लीजिए, जैसे ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स सी है, ये बी है, तो यहाँ से आप इसके लिए एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे आ गया पॉइंट डी पे। बी से आप एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लीजिए तो यहाँ आ गया, ये यहाँ मिल गया। फिर से आप सी के लिए ड्रॉ कर लीजिए तो ये आ गया। तो ये जो आया पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर को एच से डिनोट करते हैं, कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा कोऑर्डिनेट सीखिएगा और कोऑर्डिनेट को याद भी रखना है, सीखना ही नहीं याद रखना है। तो इसका एच का कोऑर्डिनेट होता है x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 टाइम टेंजेंट ऑफ c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। सिमिलरली y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये है हमारे पास ऑर्थोसेंटर का कोऑर्डिनेट। ऑर्थोसेंटर का कोऑर्डिनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे सेट होंगे, हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इसके अगली वाली क्लास में। तो इस सारे कोऑर्डिनेट आपको याद करके रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन में सीधा सीधा हम यूज करेंगे। इसके बाद आपने एक क्लास 10th में या 9th में पढ़ाई किया था सेंट्रोइड, उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड को मतलब आप जान रहे हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। सेंट्रोइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ ऑल मीडियंस। किसी ट्रेंगल के लिए तीनों जो मीडियंस होते हैं उसका जो कंकरेंट पॉइंट होता है वो होता है आपके पास सेंट्रोइड। अब हम सीधा सीधा आ रहे हैं यहाँ पे सीखने के लिए। एक्स सेंटर क्या होता है? किसी सर्कल में एक्स सेंटर एंड स्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है? एक्स सेंटर और स्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है ये सीखिएगा। एक्स सेंटर किसे कहते हैं? सपोज कीजिएगा कि एक ट्रेंगल हमने यहां लिया था, वर्टेक्स ए बी एंड सी। मैं क्या कर रहा हूं? साइड ए बी को एक्सटेंड कर रहा हूं, और एक्सटेंड करने को क्या कहते हैं? गणित में इसको प्रोड्यूस्ड करना कहते हैं। और उसी तरीके से साइड ए सी को भी प्रोड्यूस कर रहा हूं। अब ये प्रोड्यूस कितना करना है ये मेरे से मत पूछिए, क्योंकि आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। हमने अभी तक क्या किया? साइड ए सी और ए बी को प्रोड्यूस्ड कर दिया, और एक ऐसा सर्कल हम ड्रॉ करना चाहते हैं जो एक साइड बी सी को टच कर रहा है और दो प्रोड्यूस्ड साइड को टच कर रहा है। एक ऐसा सर्कल हमने बनाया, एक ऐसा सर्कल जो एक साइड बी सी को टच कर रहा है और दो प्रोड्यूस्ड साइड ए बी और ए सी को टच कर रहा है। तो इस सर्कल को हम लोग स्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं। इस सर्कल को कहते हैं स्क्राइब्ड सर्कल। ध्यान दीजिएगा, दिस सर्कल इज स्क्राइब्ड सर्कल एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज स्क्राइब्ड रेडियस एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एक्स सेंटर। एक ऐसा सर्कल जो किसी ट्रेंगल के किसी एक साइड को टच करेगा और दो प्रोड्यूस्ड साइड को टच करता हो, उस सर्कल को स्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं। इस सर्कल के सेंटर को एक्स सेंटर कहते हैं, इसके रेडियस को एक्स रेडियस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि किसी एक ट्रेंगल के लिए कितने स्क्राइब्ड सर्कल हो सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, आपको मैं बोलकर नहीं बनाकर दिखा रहा हूं। मेरा मन है ये जो BC है इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेने का। तो आइए BC को एक्सटेंड करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। BC को एक्सटेंड कर दिया और BC के बाद इस AC को बैकवर्ड डायरेक्शन में इधर एक्सटेंड कर दिया, और एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करेंगे जो AC को टच करेगा। यानी अब देखिए, बनाएंगे तो एक बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं जो इस AC को भी टच करेगा
और इस BC के प्रोड्यूस को टच करेगा और AC के प्रोड्यूस को टच करेगा। यानी ट्रायंगल के किसी एक साइड को टच करना चाहिए और दो प्रोड्यूस साइड को टच करना चाहिए। यानी एक सर्कल यहाँ भी बना सकते हैं आप। उसी तरीके से आप इसको ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड करके एक सर्कल यहाँ बना सकते हैं। तो 3 आप स्क्राइब्ड सर्कल बना सकते हैं। फॉर अ गिवन ट्रायंगल वी कैन ड्रॉ 3 स्क्राइब्ड सर्कल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब 3 स्क्राइब्ड सर्कल होंगे तो 3 एक्स सेंटर होते हैं। एक्स सेंटर को I1, I2, I3 से डिनोट करते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जो हमने सर्कल यहाँ ड्रॉ किया था, ये है फर्स्ट स्क्राइब्ड सर्कल I1। ये जो सर्कल दिख रहा है ये फर्स्ट स्क्राइब्ड सर्कल हुआ। इसके सेंटर को हम लोग I1 से डिनोट करते हैं। तो आइए सीखते हैं I1 के लिए क्या क्या रिलेशनशिप है। ये वर्टेक्स A था, इसका कोऑर्डिनेट होगा x1, y1। ये B है तो ये हो जाएगा x2, y2। ये C है तो ये हो जाएगा x3, y3। ध्यान दीजिएगा, A से लेकर C के लेंथ को आप B बोलते हैं, इसको लिख दिया यहाँ पे। B से C के लेंथ को A कहा जाता है और A से B के लेंथ को C कहा करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए सेंटर ऑफ स्क्राइब्ड सर्कल फर्स्ट I1 के बारे में सीखते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है यहाँ। I1 का जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकाला जाएगा। तो I1 का कोऑर्डिनेट निकालने का खास तरीका है, और तरीका मत समझिए, आपको सीधा सीधा हमें याद कैसे करना है वो सिखा देते हैं। ये है -ax1 + bx2 + cx3 अपॉन -a + b + c। अब ये माइनस क्यों आ रहा है आपको जस्ट मैं 1 मिनट में क्लियर करूंगा। ये x कोऑर्डिनेट के लिए था, y कोऑर्डिनेट के लिए -ay1 + by2 + cy3 अपॉन -a + b + c। देखिएगा ध्यान से, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझ लीजिएगा। जैसे I1 है ना, तो इसका फर्स्ट जो ये टर्म आ रहा है उसको माइनस लगाते हैं। ए को माइनस में रखेंगे ऊपर और नीचे, चाहे वो x कोऑर्डिनेट के लिए हो या y कोऑर्डिनेट के लिए हो। ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको I2 में। I2 किसको कहते हैं, तो जैसे मैं बोल रहा था कि इसको इधर एक्सटेंड कर दिया, इसको इधर एक्सटेंड कर दिया। एक सर्कल जब यहाँ हम ड्रॉ करेंगे तो हो जाएगा सेकंड स्क्राइब्ड सर्कल, और सेकंड स्क्राइब्ड सर्कल के सेंटर को I2 कहा करते हैं। I2 का कोऑर्डिनेट सीख लीजिए क्या होता है। तो I2 का कोऑर्डिनेट इस तरीके से है ax1 - bx2 + cx3 अपॉन a - b + c। ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ गया होगा कहाँ माइनस कहाँ प्लस करना है। ये I1 था तो पहले वाले टर्म को निगेटिव रखा, I2 है तो दूसरे वाले को निगेटिव रख रहा हूँ। यहाँ क्या आएगा ay1 - by2 + cy3 अपॉन a - b + c। ये आ गया आपका I2 का कोऑर्डिनेट। आगे थोड़ा लेकर चलेंगे आपको, तो वो सीखिएगा I3 का कोऑर्डिनेट क्या होता है। I3 का कोऑर्डिनेट होता है ax1 + bx2 - cx3 अपॉन a + b - c। I3 है तो थर्ड टर्म को निगेटिव कर रहा हूँ। यहाँ देख लीजिए ay1 + by2 - cy3 अपॉन a + b - c। तो ये है हमारे पास स्क्राइब्ड सर्कल का सेंटर। अभी तक आपको सेंटर बता दिया। अब स्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस कैसे बताएंगे वो अगली क्लास में हम सिखाएंगे, रेडियस कैसे निकाला जाता है। ठीक है।